नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम जानेंगे जैनेंद्र को, किसके रूप में? उपन्यासकार के रूप में। जैनेंद्र कुमार जो हिंदी साहित्य में कहानी कला और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, आज हम उनके उपन्यासों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और गांव कौन सा था? कोडियागंज। कब हुआ? 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल था। साहित्य रचनाओं में उन्होंने अपना नाम क्या रखा? जैनेंद्र कुमार के नाम से इन्होंने साहित्यिक रचनाएं प्रारंभ की। इनके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, बचपन में जब ये छोटे थे। इसी कारण उनका लालन पालन उनकी माँ रामा देवी ने किया और उनका सहयोग किसने किया? मामा भगवान दीन ने उनका सहयोग किया। शिक्षा की अगर बात करें तो उनकी आरंभिक शिक्षा अंतरोली में और अपने माँ के गुरुकुल में हुई। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की और आगे के अध्ययन के लिए वो बनारस चले गए। उस समय 1920 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब उनकी उम्र 15 से 16 वर्ष की रही। लेकिन 1921 ईस्वी में आंदोलन के प्रभाव ने जैनेंद्र को अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, यानी आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनकी पहली कहानी 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई और 1929 में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। उन्होंने लगभग 14 उपन्यासों की रचना की और अनेक कहानियों की रचना से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 1988 ईस्वी में इस साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये जैनेंद्र का जीवन परिचय है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस भी साहित्यकार के बारे में हम बात करते हैं, रचनाकार की हम बात करते हैं, उनके जन्म और जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से सम्मान मिले या किस किस कार्य क्षेत्र में सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी की प्राथमिक सदस्यता द्वारा प्रथम राष्ट्रीय यूनेस्को सदस्यता भी इनको प्रदान की गई। उन्होंने भारतीय लेखक परिषद की अध्यक्षता करने के साथ दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व भी किया। भारत सरकार के द्वारा 1971 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये आप यहाँ पर ज़रूर याद रखेंगे। उनके प्रथम उपन्यास कौन सा था? परख। इसके लिए हिंदुस्तान अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया। हिंदुस्तानी अकादमी ने 1952 में प्रेम में भगवान, इसके अनुवाद के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उनको पुरस्कृत किया। 1961 ईस्वी में इन्हें मुक्ति बोध, जो इनका उपन्यास है, इस पर प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भारत भारती से भी इनको सुशोभित किया गया। 1970 में समय और हम, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। 1974 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की गई। तो इनका कार्यक्षेत्र या विशेष जो सम्मान इनको दिए गए उसके बारे में यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को आप यहाँ ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों की। देखिए, इनके उपन्यासों की बात करें तो ये वाद या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो हम मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं उसके प्रवर्तक कौन है? जैनेंद्र है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके उपन्यासों पर सिगमंड फ्राइड, जो कि मनोविशेषज्ञ थे, उनके मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके उपन्यासों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल इनके 14 उपन्यास माने जाते हैं, जिसमें पहला है परख 1929, उसके बाद सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, आनाम स्वामी, तपोभूमि, नीलमणि और दशार्क इनके महत्वपूर्ण उपन्यास। अब इनके अगर उपन्यास की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं परख उपन्यास। ये कब लिखा गया? 1929 में लिखा गया। इसमें विवाह और प्रेम की समस्या का चित्रण किया गया है। अगर हम इसमें मुख्य पात्रों की बात करें तो कट्टो है जो इसकी नायिका है। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र भी इन्होंने दिए हैं, जैसे सत्यधन्य है, बिहारी और गरिमा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखोगे कि जो कट्टो है ये मुख्य नायिका के रूप में है परख उपन्यास में। उसके बाद इनका सुनीता उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रेम और यौन संबंधों का चित्रण किया गया है। जो स्त्री और पुरुष की समस्याएं हैं उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। सुनीता यहाँ नायिका के तौर पर है।
श्रीकांत है जो सुनीता के पति हैं, और हरिप्रसन्न है जो क्रांतिकारी दल से संबंध रखते हैं। उसके बाद 1937 में जो इन्होंने त्यागपत्र उपन्यास लिखा, इसमें नायिका है मृणाल। देखिए यहाँ पर अगर हम विशेषताओं की बात करें, क्योंकि हम इनकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे, तो यहाँ पर नायिका प्रधान उपन्यासों की रचना इन्होंने विशेष रूप से की है। त्यागपत्र में मृणाल है। मृणाल के अहम और यौन आकर्षण का चित्रण इस उपन्यास में विशेष रूप से किया गया है। कल्याणी की अगर बात करें तो कल्याणी उपन्यास की रचना कब हुई? 1939 ईस्वी में। इसमें भी कल्याणी के अहम, भय, उसके जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। उसके नारीत्व के गर्व का भी चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। सुखदा की अगर बात करें तो सुखदा कौन है? एक कुंठित स्त्री की गाथा है सुखदा। इसमें पत्नी और प्रेयसी की उलझन का जो मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक चित्रण इसमें सुखदा के माध्यम से किया गया है। अगर हम विवर्त की बात करें तो रचना की गई 1953 ईस्वी में। इसमें जो वर्तमान जीवन में कुंठा है और जो जीवन संघर्ष है उसका चित्रण यहाँ पर विवर्त में किया गया है। यानी जीवन की कुंठाओं के बीच रास्ता ढूंढते हुए एक संघर्षशील मानव या युवक का चित्रण इस विवर्त नामक उपन्यास में किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें, जो इनका जयवर्धन उपन्यास है, 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें राजनीति को चित्रित किया गया है, राष्ट्रवाद और मानवतावाद की समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जो वर्तमान समय की गंभीर समस्याएं हैं, चाहे राजनीति है, राष्ट्र है या मानवतावादी दृष्टिकोण है। उसके बाद मुक्तिबोध जो इनका उपन्यास है, 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और इस उपन्यास के लिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसमें कर्म प्रधान उपन्यास है मुक्तिबोध, यानी कर्म को महत्व दिया है, कर्म के प्रति आसक्ति रखने का संदेश इसके माध्यम से दिया गया है। उसके बाद जो इनका उपन्यास है वो कौन सा है? अनंतर। अनंतर उपन्यास 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें नायिका है अपराजिता। अपराजिता के द्वारा अपने अंग्रेज पति चार्ल्स को तलाक देकर कर्म प्रवृत्त होने का या कर्म की ओर अग्रसर होने का संदेश अपराजिता के माध्यम से दिया गया है। अनाम स्वामी इनका उपन्यास 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच जो वैचारिक टकराहट है उसका चित्रण किया गया है। यानी जो विचारों की खाई आ जाती है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। यहाँ पर अन्य जो इनके उपन्यास हैं उनमें अगर दशार्क की बात करें तो ये इनका अधूरा उपन्यास है। ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। दशार्क कई बार पूछ लिया जाता है कि जैनेंद्र कुमार का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो कौन सा है? दशार्क है। इसमें वैवाहिक जीवन टूटने पर एक स्त्री के द्वारा किस प्रकार उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है उसका चित्रण इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है। इनका एक उपन्यास व्यतीत भी है, व्यतीत। ये उपन्यास 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, व्यतीत। ये आप ध्यान में रखें। तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इन्हीं उपन्यासों के आधार पर अगर हम इनके उपन्यास साहित्य में इनका योगदान या इनके साहित्य की विशेषताओं पर अगर चर्चा करें तो ये विशेषताएं हम बता सकते हैं। पहला है यौन समस्याओं का चित्रण। देखिए, जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हुए हैं हिंदी साहित्य में, उन्होंने उन बातों को उजागर किया है जिन पर अब तक पर्दा था, जो पर्दे से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसमें थी यौन समस्याओं का उजागर करना। तो जिन बातों से समाज मुकर रहा था या जिन बातों को समाज स्पष्ट रूप में सामने नहीं ला रहा था, उन समस्याओं का चित्रण जो युवा पीढ़ी में देखने में आ रहा था, जो ये समस्याएं थी, इन समस्याओं का चित्रण उपन्यासकार के द्वारा विशेष रूप से किया गया है। इसके साथ साथ जो दमित वासना है, जो दबी हुई वासना, जीवन की कुंठा, जीवन की निराशा, इसका चित्रण इन उपन्यासों के माध्यम से किया गया है। उसके बाद सामाजिक जीवन की उपेक्षा ये करते हैं। ये समाज की बजाय व्यक्ति को महत्व देते हैं कि व्यक्ति से ही समाज है। अगर व्यक्ति सही है, सही दशा और दिशा अगर व्यक्ति की है तो समाज अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ ये सामाजिक जीवन की उपेक्षा करते हैं और व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं। इसी कारण हम यहाँ पर एक पॉइंट ये बना सकते हैं, अति व्यक्तिवादिता। यानी इन्होंने केवल और केवल व्यक्ति को विशेष महत्व दिया, समाज को नकार दिया या समाज को इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से अनदेखा कर दिया। उसके बाद देखें नायिका प्रधान उपन्यास।
ज़्यादातर उपन्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया, खासकर जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास खरे हैं उसमें जैनेंद्र का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि या हम विशेष मान सकते हैं क्योंकि ये इन उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इन्होंने नायिका को केंद्र में रखा, क्योंकि नारी का जो जीवन है इस समय में, वो नारी का जीवन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो अपने जीवन में संघर्ष, त्याग, कुंठा, वासना, सब चीज़ों का सामना कर रही है। तो इन्होंने उन्हीं के माध्यम से, इन्हीं नारी पात्रों के माध्यम से समाज में नारी की स्थिति को प्रकट करने का प्रयास किया है। नारी का स्वच्छंद रूप में चित्रण, इनके जो नारी पात्र हैं ये स्वतंत्र होने से कतई परहेज नहीं करते, यानी ये स्वतंत्रता के लिए, अपने जीवन को स्वच्छंदता से जीने के लिए, अपने जीवन के निर्णयों में स्वयं के विचारों को लागू करने में ये तत्पर दिखाई देते हैं। बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जब इनकी नायिका अपने स्वतंत्र निर्णय से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ करती है, या अपने जीवन का निर्णय वो स्वयं लेती है। तो यहाँ पर नायिका का स्वच्छंद रूप में या स्वतंत्र रूप में चित्रण किया गया है। उसको पात्र के रूप में, विशेष भूमिका के रूप में उसको इन उपन्यासों में दर्शाया गया है। यहाँ पर नायक दुर्बल और कमज़ोर है। जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं या जैनेंद्र के उपन्यास की अगर बात करें तो यहाँ पर नायक जो है, वैसे तो ये नायिका प्रधान उपन्यास है, लेकिन फिर भी नायिका के बदले नायक जो है वो कहीं ना कहीं दुर्बल और कमज़ोर नज़र आते हैं। यानी वो विशेष भूमिका में होते हुए भी जो परिवर्तन लाने की बात होती है वो नायिका के द्वारा, या घटनाक्रम कुछ ऐसे घटित किया जाता है कि नायक भी नायिका से ही प्रेरित होकर कोई कार्य के लिए अग्रसर होता है। तो जो नायक है वो यहाँ पर दुर्बल और कमज़ोर पात्र के रूप में है। तो इस प्रकार ये इनके उपन्यासों की खासियत है, विशेषता है, जो इन्हें हिंदी साहित्य उपन्यासकार के रूप में एक विशेष पहचान दिलाती है। तो आप इस तरह से ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय, उनके साहित्य में योगदान और उनके उपन्यासों के बारे में बताते हुए उनके उपन्यास की विशेषताएं बताएं, जिससे कि हमें पता चले कि क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अन्य लेखकों से या अन्य साहित्यकारों से कुछ अलग बताने या दिखाने का प्रयास किया है, जो उनको विशेष उपन्यासकार के रूप में पहचान दिलाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आगे के प्रश्न भी मैं इसी तरह से तैयार कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।